नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। आजकल शिक्षण प्रदान करने का और शिक्षा ग्रहण करने का तरीका रातों रात बदल चुका है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, आप कुछ अच्छा खो सकते हैं लेकिन आप कुछ बेहतर भी पा सकते हैं। अभी इसी वक्त अपग्रेड कीजिए, एग्जाम नगर के साथ जुड़िए और अपने साथियों को अवश्य जोड़िए। जुड़े रहें एग्जाम नगर के साथ, आपका डिजिटल साथी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अब अपन बात करें तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी है इसकी पैकेटिंग। देखिए, इसके कन्वर्सेशन में अलग अलग बातें हैं, मैं आपको बता दूं। तीसरी है पैकेटिंग। तो जो तीसरी अवस्था है, तीसरी जो आपकी जो सब स्टेज है, इस सब स्टेज में इसके कन्वर्सेशन की दो बातें। एक तो इसको कहा जाता है, कई जगह पे आपको लिखा हुआ मिलता है पैकेटिंग और कई जगह पे आपको लिखा मिलता है पैकेटिंग। तो देखिए पैकेटिंग, अब पैकेटिंग और पैकेटिंग इन दोनों में दोनों ही जो शब्द हैं वो दोनों ही प्रचलित हैं। चूंकि ये जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी भाषा के शब्द का कन्वर्सेशन अलग अलग तरीके से किया गया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ग्रीक भाषा का जो शब्द था वो ग्रीक भाषा का शब्द था पैकिनिमा। ग्रीक भाषा का शब्द था पैकिनिमा और ग्रीक भाषा के शब्द पैकिनिमा के कारण ही, ग्रीक भाषा के शब्द पैकिनिमा के कारण ही यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं, पैकेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकेटिन। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि इसका जो सही कन्वर्सेशन है वो क्या होता है, पैकेटिन ही होता है। यानी PACHYTEN, अंग्रेजी में मैं इसको लिखूं तो PACHYTEN, ये इसकी क्या होती है, स्पेलिंग होती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि पैकेटिन जो है ये पैकिनिमा जो शब्द था ग्रीक भाषा का, उससे इसको लिया गया था और इसका जो मतलब है वो होता है मोटे धागे। क्या होता है? मोटे धागे। तो आपको याद रखना है कि मोटे धागे, यानी यहाँ पैकिनिमा जो है आपका जो शब्द है उसका अर्थ होता है मोटे धागे। तो आपको यहीं से इस बात को समझ लेना, यहीं से इस बात को पकड़ लेना। सबसे पहली जो आई थी लेप्टोटिन जो आई थी उसमें उसका मतलब था पतले धागे। उसके बाद जो दूसरी आई जाइगोटिन, उसका मतलब था धागों की जोड़ियां। और उसके बाद जो तीसरी आई पैकेटिन, उसका मतलब है मोटे धागे। तो आपको उसी से समझना। देखिए, पतले धागे थे जब वो क्रोमेटिन धागों के रूप में थे, उसके बाद वो जोड़ियां बनी, यानी दो के जो थे वो पेयरिंग बन गए, वो एक दूसरे के साथ आपके साथ आ गए। तो धागों की जोड़ियां का मतलब क्या हो गई, एक दूसरे के साथ आ गए, लिपट गए। ठीक है, उसके बाद अब वो क्या कहता है, मोटे धागे। यानी अब उनके मध्य क्या हो गया है कि जो स्थान था, रिक्त स्थान, वो बहुत कम हो गया है। यानी यहाँ जो आकर्षण है वो प्रबल हो गया है। तो यहाँ सबसे पहली बात मैं लिखूं कि आकर्षण यहाँ क्या हो गया है, प्रबल। आकर्षण यहाँ क्या हो गया है, प्रबल आकर्षण हो गया। तो जो प्रबल आकर्षण जो हो गया है ना, यहाँ प्रबल आकर्षण हो गया है। ये प्रबल आकर्षण होने के कारण ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं कि एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, एक दूसरे पर लिपट जाते हैं या एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो आपको दोनों ही बातों को याद रखना है। जब दो गुणसूत्र आपस में चिपटते हैं ना, इस तरीके से दो गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर, ये मान लीजिए आप यूं समझ लीजिए, जब दो गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर ये पूर्णतः यूं चिपट जाते हैं या यूं एक दूसरे के साथ ही लिपट जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो जैसे ये होता है तो इससे क्या होता है कि गुणसूत्र क्या दिखाई देता है, बहुत मोटा दिखाई देता है। तो यहाँ वो धागे तो किसको बोलता है, गुणसूत्र को, और मोटे उसने बताया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर यूं चिपक गए। जैसे चिपक गए तो अब वो क्या हो गए, मोटे हो गए। क्या हो गए, मोटे। मान लीजिए एक गुणसूत्र थे, पहले ये आपका एक गुणसूत्र है और ये इसके ऊपर दूसरा आ गया, तो अब पहले की बजाय ये क्या हो गया, बहुत मोटा हो गया। क्या हो गया, बहुत मोटा। और अब जैसे ये दो गुणसूत्र यानी दो चिपके, मान लीजिए ये अभी इसको डबल समझिए, तो ये भी डबल हो गया। तो जैसे ही एक दूसरे को डबल आते हैं तो इनके अंदर जो इनकी जो संयोजकता जो है, इनके जो लास्ट के जो पिलर है वो कितने हो गए, 4। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि चतुर्संयोजी अवस्था में होता है। किसमें होता है, चतुर्संयोजी अवस्था में होता है। देखिए 2 2 2 2। तो इसलिए मैं यहाँ बोलूंगा कि गुणसूत्र जो है वो यहाँ किसमें होता है, चतुर्संयोजी अवस्था में होता है। चतुर्संयोजी अवस्था में यहाँ गुणसूत्र होता है, अवस्था में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, आपको ध्यान रखनी है। दोनों गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे क्या हो गए हैं, बिल्कुल इस तरीके से यूं चिपट गए दो गुणसूत्र। जैसे दो गुणसूत्र यहाँ यूं आए हैं तो इनकी अवस्था कैसी हो गई है, चतुर्संयोजी अवस्था हो गई। क्या हो गई,
चतुर्संयोजी अवस्था। और यही जो चतुर्संयोजी अवस्था होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसी चतुर्संयोजी अवस्था के अंदर क्या हो जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या होती है क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया। अभी भी देखिए, अभी भी जब गुणसूत्र एक दूसरे के ऊपर है तो इनके मध्य ये रिक्त स्थान, थोड़ा सा स्थान अब भी यहाँ इनके अंदर बचा हुआ है। तो ये बात को याद रखना है कि अभी भी पूर्णतः एक दूसरे के साथ संयुक्त नहीं हुए, हो गए, चिपक गए, पूर्णतः एक दूसरे पर लिपट गए हैं, लेकिन फिर भी इनके मध्य थोड़ा सा स्थान अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए, आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए एक गुणसूत्र तो आपका ये है, ठीक है, और दूसरा जो गुणसूत्र है वो आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको इसको समझना, ये जो दो गुणसूत्र है, ये दो गुणसूत्र एक दूसरे को जहां से काटते हैं, जहां से ये दो गुणसूत्र एक दूसरे को जहां से भी काटते हैं, उन्हीं टुकड़ों के ऊपर क्या होता है कि वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं। अब जैसे वो एक दूसरे के साथ यूं चिपकते हैं तो उसी समय पे जो है नीचे वाला जो गुणसूत्र है, उसके गुणसूत्र नीचे वाला जो आपका जो गुणसूत्र है उसके जीन किस में आ गए, ऊपर वाले में, और ऊपर वाले के जो गुणसूत्र थे वो किस में आ गए, नीचे वाले में आ गए। तो यानी कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया में सदैव क्या होता है, जीन का विनिमय होता है, जीन एक से दूसरे गुणसूत्र के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। और ये जब उनके ऊपर चिपक जाता है ना, तो क्या होता है कि उनमें जीन का स्थानांतरण हो जाता है। इस वाले का जीन किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। तो ये जीन का जो स्थानांतरण होता है ना, इसी जीन के स्थानांतरण को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया बोली जाती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया बोली जाती है इसी को ही। तो ये जो आपकी क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया है जिसे जीन विनिमय कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया को जीन विनिमय कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है ना, ये आपके पैकेटीन जो अवस्था होती है, इस पैकेटीन के अंदर ही ये क्या होते हैं, जीन विनिमय की अवस्था। जीन विनिमय जो है, जो ये आपका जो जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के अंदर होती है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ है वो ये है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती तो पैकेटीन में है, लेकिन ये दिखाई पैकेटीन के अंदर नहीं देती है। तो आपको याद रखना है कि जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती तो पैकेटीन में है, लेकिन यह कभी भी पैकेटीन में दिखाई नहीं देती है। और क्यों दिखाई नहीं देती है, इस बात को आपको समझना। ये इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि यहाँ इनके बीच में आकर्षण जो है वो बहुत प्रबल होता है, और प्रबल आकर्षण के कारण ये एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः चिपके हुए होते हैं। और जब ये पूर्णतः एक दूसरे के ऊपर गुणसूत्र चिपक जाते हैं, पूर्णतः एक दूसरे गुणसूत्र पे ये चिपक गए, तो चिपक जाने के कारण ही यहाँ क्या होता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, जीन विनिमय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यह बात आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट आपको इस बात को क्या करना है, याद रखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? देखिए, अब अगली बात है कि यहाँ जो आपके जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों के मध्य जो जीन विनिमय हुआ है, इस जीन विनिमय में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस स्थान पे आपके दो गुणसूत्र, एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के ऊपर यूं टिकता है, जहां से जीन विनिमय होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। उस स्थान को क्या कहते हैं, काइजमेटा कहते हैं। जैसे देखिए, इस तरीके से ये हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके ऊपर क्या हो गया कि दूसरा गुणसूत्र आ गया इसके ऊपर। ये जो आपका गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र के ऊपर यहाँ क्या आ गया, ये दूसरा गुणसूत्र आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, तो ये मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को, यानी जो पहले वाला जो था आपका, वो पहले वाला मान लीजिए ये है नीचे वाला, ठीक है, और ये इसको हमने इस तरीके से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। दूसरे वाला इस तरीके से क्या है, ये ब्लिंक। अब जो दोनों जो गुणसूत्र हैं, ये एक दूसरे के ऊपर जहां से टिकते हैं, उस बिंदु को काइजमेटा बिंदु कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जिस स्थान पर जीन विनिमय होता है, आपको पूछेगा कि जीन विनिमय का जो स्थान है, जीन विनिमय का जो स्थान है, इस जीन विनिमय के स्थान को काइजमेटा कहा जाता है। काइजमेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि जीन विनिमय के स्थान को क्या कहा जाता है। तो जीन विनिमय जहां क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया गुणसूत्र पे जहां होती है, उसे काइजमेटा कहा जाता है। आपको ये बात हमेशा के लिए याद रखनी। इसके बाद अब हम अगली बात करते हैं, अगली है डिप्लोटीन की अवस्था। तो देखिए, डिप्लोटीन की अवस्था में हम चलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी चौथी जो है सब स्टेज है डिप्लोटीन। आइए,
डिप्लोटीन को समझते हैं अभी के अभी। तो देखिए डिप्लोटीन में मैं चलूं तो यहां मैं लिख दूं, ये हमारी फोर्थ है, इसे कहते हैं डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन है वो भी ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, और ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है डिप्लोनिमा, वो है डिप्लोनिमा। तो देखिए डिप्लोनिमा जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, और इस ग्रीक भाषा के शब्द से ही क्या बना है, अपना डिप्लोटीन बना है। तो डिप्लोटीन जो है, इस डिप्लोटीन का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में, ये समझिए। तो इस डिप्लोनिमा का मतलब होता है दो धागे। इसका मतलब क्या होता है, दो धागे। यानी कि अब आपको वापस से उसी बात को समझना है, क्योंकि शुरू में तो उसने कहा था आपको क्या कि महीन धागे, उसके बाद वो बोला धागों की जोड़ियां, उसके बाद उसने कहा मोटे धागे, और अब चौथी बात में वो आपको क्या कह रहा है, दो धागे। इसका मतलब जो धागों की जो जोड़ियां बोली थी उसने, जोड़ियां यानी उसमें भी कितने थे, दो धागे, और अब भी वो क्या कह रहा है, दो धागे। इसका मतलब यहाँ दोनों गुणसूत्र क्या थे, अलग अलग, तो फिर यहाँ भी कैसे गुणसूत्र होंगे, अलग अलग। तो यहाँ गुणसूत्र अलग अलग क्यों थे, क्योंकि आकर्षण बल का मान क्या था, कम, यानी उनके बीच समजात गुणसूत्र थे, उनमें आकर्षण क्या था, कम। तो फिर यहाँ भी क्या होगा, आकर्षण कम। तो बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, क्योंकि ये कहता है कि यहाँ समजात गुणसूत्र, ये कहता है कि समजात गुणसूत्रों में आकर्षण बहुत कम होता है, समजात गुणसूत्रों में आकर्षण बहुत कम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आकर्षण जब इनमें कम होगा तो गुणसूत्र अब क्या होंगे, अलग अलग, यानी यहाँ गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, यानी यहाँ गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। और ये पृथक हो जाते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, इसी वजह से इसने से क्या बोला है, दो धागे, इसीलिए इसने से क्या बोला है, दो धागे। तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र पृथक हो जाने के कारण गुणसूत्र अलग अलग, पूर्णतः अलग नहीं हुए हैं, बिल्कुल थोड़े से अलग हुए। और ये अलग होते समय की जो स्थिति है ना, इसी स्थिति के कारण जो काइजमेटा जो बिंदु है ना, वो काइजमेटा बिंदु थोड़ा सा खिसकना प्रारंभ हो जाता है, खिसकना। और जब वो खिसकना प्रारंभ होता है ना, तो उस खिसकने प्रारंभ होने को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे उपांति भवन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब दोनों गुणसूत्र यहाँ पहले की अवस्था से क्या होंगे, अलग अलग होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें क्या है, ये जो दोनों गुणसूत्र हैं आपके, ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ। और जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अब ये अलग अलग होने की कोशिश करते हैं, ये धीरे धीरे। तो काइजमेटा बिंदु जो बीच में जो रिक्त स्थान था ना, वो धीरे धीरे यानी ये जहाँ टिके हुए थे उससे ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये जैसे ही थोड़े अलग होते हैं, जैसे ही अलग होते हैं, तो इनके बीच में जो बिंदु था वो बिंदु क्या हो जाता है, ये काइजमेटा बिंदु थोड़ा सा खिसकना प्रारंभ हो जाता है। जिस स्थान पे एक दूसरे के साथ जीन विनिमय करते हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया करते हैं, उसे काइजमेटा कहा जाता है। और ये काइजमेटा जो है, ये बिल्कुल क्या होता है, जैसे ही ये पृथक होने प्रारंभ होंगे, आकर्षण का मान कम होगा, आकर्षण का मान कम होते ही ये एक दूसरे से दूर होना प्रारंभ कर देते हैं। और ये जैसे ही दूर होते हैं, तो यानी काइजमेटा बिंदु का खिसकना, मैं यह लिखूं कि यहाँ पे काइजमेटा बिंदु, यहाँ पे मैं लिख दूं कि काइजमेटा बिंदु का खिसकना, काइजमेटा बिंदु का खिसकना उपांति भवन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपांति भवन कहलाता है। तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए। आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए आपके जो काइजमेटा बिंदु है उसका खिसकना क्या कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, काइजमेटा बिंदु का खिसकना ही यहाँ उपांति भवन कहलाता है। यानी यहाँ बात यह है कि इसी जो सब स्टेज है, इसी सब स्टेज में उपांति भवन शुरू होता है, या उपांति भवन की शुरुआत होती है। इससे पहले आप एक बार पीछे जाइए, जहां मैंने आपसे लेप्टोटीन का जिक्र किया था। और लेप्टोटीन में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है, यानी सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया, दो गुणसूत्रों के मध्य जो अवकाश होता है उसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उसी सिनेप्टोनेमल जो कॉम्प्लेक्स जो था आपका, दो गुणसूत्रों के बीच में जो रिक्त स्थान था, जो अवकाश था, वही सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स मैंने बोला था कि ये रिकॉम्बिनेशन का और दूसरा ये गुणसूत्रों में प्रॉपर पेयरिंग का कार्य करवाता है। तो अब उनकी प्रॉपर पेयरिंग हो चुकी है, ठीक है, दोनों गुणसूत्रों में गुणसूत्र की पेयरिंग हो गई है, पेयरिंग उनकी जीन की पेयरिंग, जीन जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं। जीन के ट्रांसफर होने के बाद अब वो पृथक होने लग गए हैं, तो उसका जो रिकॉम्बिनेशन का जो काम था वो भी पूर्णतः समाप्त हो गया है। इसलिए यहाँ आपको याद रखना है
कि वहां हमने बोला था कि आपका जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अब क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स में क्या क्या भरा बताया था भैया मैंने आपको, एक तो बताया था डीएनए और दूसरा मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भरा रहता है। दो चीजें होती हैं, दोनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी आपको इसमें चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों बातों को आपको बिल्कुल समझ करके याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगली बात मैं कहूं तो अगली बात हमारी है डाइकाइनेसिस। अगला जो हमारा जो स्टेज है वो है डाइकाइनेसिस, यानी प्रोफेज की पांचवी जो अवस्था है प्रोफेज की, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पांचवी जो है उसे कहते हैं डाइकाइनेसिस। यहाँ मैं लिख दूं कि डाइकाइनेसिस। तो ये जो आपकी डाइकाइनेसिस है प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ग्रीक भाषा में भी ये शब्द जो का त्यों है, वहां भी इसे क्या बोला जाता है, डाइकाइनेसिस ही है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण। इसका मतलब होता है स्थानांतरण। तो यहाँ स्थानांतरण जो है वो शब्द लिया गया। तो स्थानांतरण शब्द का यहाँ क्यों लिया गया, स्थानांतरण शब्द इसलिए लिया गया कि यहाँ पे आपके गुणसूत्रों के मध्य, आपके जो गुणसूत्र हैं उन गुणसूत्रों के मध्य जीन का पूर्णतः स्थानांतरण हो चुका होता है। यानी जीन जो है वो पूर्णतः यहाँ एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र में ट्रांसफर हो चुके होते हैं, स्थानांतरित हो चुके होते हैं। इसीलिए यहाँ इसको, इस शब्द को चूज किया गया डाइकाइनेसिस को। तो याद रखना है कि इस अवस्था में गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, जीन का स्थानांतरण, जीन का स्थानांतरण, स्थानांतरण हो चुका होता है, हो चुका होता है। बिल्कुल याद रखना है, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ याद रखनी है कि आपके गुणसूत्र अब पूर्णतः पृथक हो गए, पूर्णतः पृथक। देखिए भैया गुणसूत्र पूर्णतः पृथक हो गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि दोनों जो गुणसूत्र थे अब वो पूर्णतः क्या हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। और अलग अलग होने के बाद अब आपके गुणसूत्र पूर्णतः स्पष्ट दिखाई देने लग गए हैं, स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये थी आपके प्रोफेज की जो सबसे, प्रोफेज जो था उस प्रोफेज की जो पांच जो सब स्टेज थी वो थी। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि प्रोफेज की जो अवस्था है, इस प्रोफेज की ये जो पांचवी जो आपकी सब स्टेज है, इस पांचवी सब स्टेज तक आपकी कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर ये जो आपकी कोशिका है, इस कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन की तरह, जैसे समसूत्री कोशिका विभाजन में यहाँ पे ये आपका केंद्रक होता है, ये केंद्रिका, और इसके अंदर ये इसके जो है कोशिका के अंग है, ये समझ लो आप, ये कोशिका के अंग है। और यहाँ पे ये आपका होता है आपका तारकाय, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो स्टेज है पहली प्रोफेज, इस पहली प्रोफेज की अंतिम जो आपकी जो सब स्टेज जो है डाइकाइनेसिस, उस डाइकाइनेसिस तक इसके सारे के सारे अंग जो है वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। सारे के सारे अंग दिखाई देने पूर्णतः बंद हो जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही केंद्रक दिखाई देना बंद होगा तभी यहाँ पे अब आपको गुणसूत्र दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे। तो याद रखना कि अब इसके अंदर गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगे। हालांकि गुणसूत्रों का अध्ययन इस अवस्था में कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है मेटाफेज, उस मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो गुणसूत्र थे, ये गुणसूत्र अब यहाँ पे ये डबल है। आपको अगर मैं ऐसे लिख दूं आप इसको समझ जाना, ये इस तरीके से, क्योंकि संयुग्मित है ना, मैंने पहले बताया था आपको, इस तरीके से है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये गुणसूत्र ऐसे, ठीक है। और इसी स्टेज के लास्ट में आपका ये जो तारकाय, इस तारकाय का विभाजन हो जाता है। और तारकाय का विभाजन होने से अब तारकाय क्या होता है कि ये विभाजन होने से ये दोनों दो दिशाओं में जाने प्रारंभ हो जाते हैं, यानी दोनों ध्रुवों की ओर, ये पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इसकी तरफ जाने प्रारंभ कर जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे वाले पोल की तरफ जा रहा है। और जैसे ही दोनों जाते हैं तो इसके साथ में क्या होता है कि एक्स्ट्रल किरणें, ठीक है, एक्स्ट्रल अरे बोलते हैं इनको, ये जो एक्स्ट्रल रे हैं ये इनके साथ निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं। और ये जो एक्स्ट्रल रे हैं, ये एक्स्ट्रल रे ही गुणसूत्रों को पकड़ना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको याद रखना है कि ये जो थे ये दोनों तरफ चले गए, यानी एक तो ये आ गया यहाँ पे और एक आ गया आपका यहाँ पे। जैसे ही ये आए तो इनसे क्या होता है कि इस तरीके से इनसे ये एक्स्ट्रल अरे निकलनी प्रारंभ होती है, ठीक है भैया।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक्स्ट्रल अरे जो है वो यहाँ से निकलनी प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रल अरे जैसे ही निकलनी प्रारंभ होती है तो आपके जो गुणसूत्र थे, ये गुणसूत्रों को बीच में से, गुणसूत्र के बीच में जो गुणसूत्र का बिंदु होता है जिसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु को पकड़ना प्रारंभ करती है। देखिए कैसे करती है, देखिए आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये आपका एक गुणसूत्र था, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, क्योंकि जो बाहरी जो होता है बाहर की तरफ वहां हमेशा बड़े गुणसूत्र होते हैं। यहां से ये इसका बिंदु है, ठीक है, तो ये वाला आया और इसने इसको यहां से पकड़ लिया और ये इसी को ही क्या कर लिया, इस नीचे वाले ने पकड़ लिया। अब एक ये बाहर की तरफ एक और बना लो, ये हमने बड़ा बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसने इसको यहां से पकड़ लिया और इसने इसको यहां से पकड़ लिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा छोटा है इससे, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिया, तो ये इस तरीके से आ गया। तो इस वाले ने पकड़ लिया इसको यहाँ से और इसने नीचे तक चला गया, ये वाला ऊपर की तरफ चला गया और ये वाला यहाँ नीचे की तरफ आ गया। और कुछ जो होते हैं इसके अंदर जिन्हें असतत फाइबर बोलते हैं, असतत तंतु बोलते हैं, ये इसके साथ क्या होते हैं, ये सतत होते हैं। ये सतत जो होते हैं, ये कंटिन्यूअस जो फाइबर होते हैं, ये हमेशा इनके साथ जुड़े हुए नहीं होते, ये पोल से पोल चलते हैं। याद रखना कि आपका जो कंटिन्यूअस जो फाइबर होता है वो सदैव पोल टू पोल चलता है, पोल टू पोल, और आपका जो डिसकंटिन्यूअस जो फाइबर होता है वो सदैव पोल से आपका ये जो आपका तारका है, जो सेंट्रियोल्स है, ये जो आपका जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र तक जाता है, यानी पोल से लेकर के क्रोमोसोम तक, क्रोमोसोम से लेकर के पोल तक। तो दोनों बातें आपको याद रखनी, दो प्रकार के होते हैं, मैंने दोनों प्रकार के बता दिए। इससे पहले मैंने आपको समसूत्री कोशिका विभाजन में भी बातें खोल के समझाई कि आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है। आप देखिए जैसे ही ये गुणसूत्र एक सीधी रेखा पे एक प्लेट पर आए, तो प्लेट पे आते ही आप समझ लीजिए कि उसी समय पे ही ये जो अवस्था थी प्रोफेज फर्स्ट, ये चेंज हो गई है और इसकी जगह पे नई अवस्था आ गई है जिसका नाम है मेटाफेज फर्स्ट। तो ये दूसरी अवस्था आ गई, यहाँ पे समझिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए तो यहाँ पड़ गई है अब मेटाफेज, यानी मेटाफेज की एक ही पहचान है कि जैसे ही गुणसूत्र आपके कोशिका के बिल्कुल बीचों बीच एक प्लेट पर और सीधी सरल रेखा में आ जाए, आप समझ लेना उस समय मेटाफेज नामक अवस्था है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेटाफेज, और इस मेटाफेज नाम देखिए, मेटाफेज का मतलब होता है मध्यावस्था। तो जैसे इसका नाम है मध्यावस्था, अवस्था मतलब अवस्था और मध्य मतलब मध्य, यानी कि गुणसूत्र कहाँ होंगे, मध्य में। गुणसूत्र कहाँ होंगे, तो मध्य। तो याद रखना है कि गुणसूत्र जो है वो मध्य में होते हैं, गुणसूत्र मध्य में होते हैं, बिल्कुल याद रखना है कि कोशिका के मध्य में गुणसूत्र, और होंगे भी कैसे भैया, सीधी लाइन में, यानी कि सीधी रेखा में। गुणसूत्र कैसे होंगे, सीधी रेखा में होते हैं। तो कोशिका पे, आपकी जो कोशिका है, इस कोशिका पे गुणसूत्र एक सीधी रेखा में होते हैं और एक दूसरे के साथ, इनका ये क्रम याद रख लेना, जो बड़े होंगे वो बाहर की तरफ होते हैं, जो छोटे होते हैं वो बीचों बीच होते हैं, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखनी। अब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो आपकी जो तारकाएं है, इस तारकाएं की एस्ट्रल रे जो है वो खिंचाव करना प्रारंभ करती है, खिंचाव करना। देखिए इसमें मैंने आपको दो बताया, एक तो कंटिन्यूअस फाइबर बताया और एक आपको डिसकंटिन्यूअस फाइबर बताया। तो आपका जो कंटिन्यूअस फाइबर है ना, कंटिन्यूअस जो पोल से पोल चलता है, तो पोल से पोल जो चलता है ना, इसमें तो क्या होता है, शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन। और जो आपका डिसकंटिन्यूअस चलता है, जो पोल टू आपका क्रोमोसोम तक, क्रोमोसोम टू वापस पोल तक जो चलता है, इसके अंदर क्या होता है, खिंचाव होता है, इसमें जकड़न होती है और इस अर्थात इसमें संकुचन होता है। तो यहाँ पे पुलिन कुशिंग का एक मैकेनिज्म चलता है, यानी शिथिलन का और खिंचाव का। यानी आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि शिथिलन होता है और खिंचाव यहाँ होता है, मतलब संकुचन और शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, यानी यहाँ पे ये दो मैकेनिज्म चलते हैं। यहाँ दो पुलिन कुशिंग का मैकेनिज्म चलता है, संकुचन और शिथिलन। यानी आपको याद रखना है डिसकंटिन्यूअस जो होता है, डिसकंटिन्यूअस, इसके अंदर तो सदैव संकुचन होगा, और कंटिन्यूअस जो होता है उसके अंदर होता है आपका शिथिलन। तो एक तो खिंचाव दर्शाता है और एक आपका क्या हो जाता है, ये बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। तो जैसे ये खिंचाव दर्शाता है प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इधर से मान लीजिए, ये देखिए ये कोशिका पे यूं थे, ये इस तरीके से थे, आप यूं समझ लो, मेरे हाथों को देखिए, ये यूं थे। अब जैसे ये खिंचाव दर्शाएंगे, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे पूरा जोर लगाने के बाद ये इस तरीके से क्या होंगे,
ये अलग अलग होने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब ये अलग अलग होने प्रारंभ हो जाएंगे तो समसूत्री कोशिका विभाजन में मैंने आपको बताया था कि उसमें तो क्या था कि गुणसूत्र आपके इस तरीके से, देखिए उसमें तो आपका जो गुणसूत्र था वो इस तरीके से था, और इन्होंने उस समय क्या करा था कि इस काइनेटोकोर संरचना से नीचे वाले ने तो नीचे खींचा और ऊपर वाले ने इसको कहां खींचा, ऊपर की तरफ। और जब खींचा तो इनकी अवस्था कैसी हो गई थी कि ये तो इस तरीके से चला गया, यानी इसको तो नीचे वाले पार्ट को तो कौन खींच ले गया, ऊपर वाला, और ऊपर वाले पार्ट को किसने खींचा, नीचे वाले ने। तो यहां बढ़त, यहां नई बात क्या थी, नई ये थी कि गुणसूत्र की जो भुजाएं हैं, जो गुणसूत्र अब दो भागों में बट गया, उसकी जो भुजाएं हैं, तो उसका एक पार्टिकल्स है, वो एक पार्टिकल की जो भुजाएं हैं वो तो किधर है, इसके केंद्र की ओर, और उसका जो गुणसूत्र का जो दूसरा जो हिस्सा है, यानी गुणसूत्र बिंदु वाला जो हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ है, पोल की तरफ है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। तो जैसे ही इनमें जकड़न होगी, तो जकड़न होते ही यहाँ क्या हो जाएगी कि आपकी तीसरी जो स्टेज है वो शुरू हो जाएगी। तो तीसरी स्टेज यहाँ कौन सी है, एनाफेज की अवस्था है तीसरी। तो एनाफेज की अवस्था को यहीं से समझ लीजिए कि जैसे ही एनाफेज की अवस्था होगी, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, जैसे ही फटेंगे तो इस बार ऐसा तो है नहीं गुणसूत्र, क्योंकि अब गुणसूत्र क्या है, डबल है। तो डबल को आप मेरे हाथों से समझिए, डबल मैं कैसे बता रहा हूं, ये डबल इस तरीके से, मान लीजिए गुणसूत्र यूं है, तो अब ये क्या करता है कि इस गुणसूत्र को काइनेटोकोर, मान लीजिए इसने बीचों बीच से पकड़ा, यहां से पकड़ लिया, और यहां से बीचों बीच गुणसूत्र बिंदु है, इस गुणसूत्र बिंदु से इसने पकड़ लिया। अब जैसे ही पकड़ लिया तो ये क्या करेगा, खिंचाव करेगा, क्या करेगा, खिंचाव। तो इस स्थिति में इसने क्या कर दिया है कि वो जो सेम जो गुणसूत्र था, जो आपका जो सिंगल जो गुणसूत्र था, इसने उसी गुणसूत्र को क्या कर दिया है, अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग। यानी एक तो होता है आपका अगुणित और एक होता है द्विगुणित। तो हमारी जो पहली जो अवस्था थी, हमारी जो सबसे पहली प्रोफेज, उस प्रोफेज में गुणसूत्र क्या हो गए, द्विगुणित हो गए। द्विगुणित का मतलब ये डबल, ये दो यूं जुड़ गए थे। और अब क्या करा इसने, जैसे ही अलग करा तो इसने वापस से क्या कर दिया है, अगुणित कर दिया। तो याद रखना कि इसके अंदर ये जो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो सबसे पहली बात इसके अंदर याद रखना है कि गुणसूत्र आपकी एस्ट्रल अरे के कारण, एस्ट्रल अरे के कारण गुणसूत्र कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों कि जो बात हमने समसूत्री कोशिका विभाजन में की थी कि वहां गुणसूत्र यू वी अथवा एल प्रकार की आकृति लेता है, यहां नहीं लेगा यू वी एल प्रकार की आकृति। क्यों, क्योंकि इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अब गुणसूत्र क्या है, वो गुणसूत्र अब जो है पहले वो डबल हो गया था, अब वो डबल क्या हो गया, सिंगल हो गया, इसलिए यहाँ वो यूवीएल प्रकार की आकृति ले गई। गुणसूत्र टूटा नहीं है, जो संयुग्मन जो उनका हुआ था ना, संयुग्मन जो हुआ था गुणसूत्रों का, वही संयुग्मन अब क्या हो गया है, अलग अलग हो गया। तो आपको बिल्कुल यहाँ कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तो गुणसूत्र अब यहाँ क्या एक दूसरे के साथ पेयरिंग के रूप में है, ठीक है। तो अब जैसे ही गुणसूत्र यहाँ से इसको तोड़ेगा, तो तोड़ने के बाद मैं आपको दिखाऊं, ये हमने मिटा दिया इसको, इसमें देखिए अब आप इस तरीके से टूट गया। जैसे ही टूट गया तो एक गुणसूत्र तो किसके पास आ गया है, पूरा यहाँ पे एक इसके पास है, अब एक इसके पास है, एक यहाँ, ये इस तरीके से क्या हो गए हैं, गुणसूत्र क्या हो गए हैं, गुणसूत्र आ गए। जैसे ही आ गए, अब इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर अगली अवस्था आएगी, और अगली अवस्था हम जानते हैं जिसका नाम है टेलोफेज। क्या नाम है, चौथी का टेलोफेज। तो जैसे ही इसके अंदर चौथी आती है हमारी टेलोफेज, तो आपको याद रखना है कि टेलोफेज के अंदर क्या होता है, ये चौथी है, और इसके अंदर पूर्णतः ये गुणसूत्र जो है ये पूर्णतः कहां चले जाते हैं, बिल्कुल अपने अपने पोल की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे ही अपने अपने पोल की तरफ जाएंगे, आपको याद रखना है ये इस तरीके से पोल की तरफ चले गए, 1 2 3 4, पहले भी 4 थे, 1 2 3 और 4 ये चले गए। जैसे ही ये चले गए तो उसके बाद में क्या होगा कि इसके अंदर वापस से जो चीजें प्रोफेज फेस्ट के अंदर हुई थी, अब वही सारी की सारी कहां होंगी, यहाँ होंगी। यानी प्रोफेज फेस्ट में उसने कहा था कि आपका केंद्र क्या हो गया है, विलुप्त। यहाँ क्या बोलेगा कि केंद्र क्या हो गया, दिखाई देने लग गया, केंद्र दिखाई देने लग गया। तो आप जानते हैं जब केंद्रक दिखाई देगा तो गुणसूत्र क्या होंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि अब गुणसूत्र क्या हो गए प्यारे विद्यार्थियों, विलुप्त हो गए। गुणसूत्र क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए। तो गुणसूत्र हो गए विलुप्त। क्यों हो गए गुणसूत्र विलुप्त, गुणसूत्र विलुप्त इसलिए हो गए क्योंकि अब कौन दिखाई देने लग गया, केंद्रक। तो ये केंद्रक यहाँ दिखाई देने लग गया, ये केंद्रक यहाँ, ये केंद्रिका हमने बढ़ा दी, तो इनको मिटा दो। अब जैसे ये इस तरीके की संरचना में आई,
तो जैसे समझना है, इसका मतलब अब हमारे तारकाएं भी जो है वो वापस कहाँ गए हैं, यहाँ पे इधर वाला तारकाएं कहाँ गया, यहाँ पे। और अब आपकी कोशिका में क्या होना शुरू होता है, संकुचन। तो कोशिका में क्या होता है, संकुचन प्रारंभ होता है, खत्म नहीं होता, प्रारंभ होता है, याद रखना प्रारंभ होता है। अगली बात मैंने यहाँ बताई कि आपका जो तारकाय था, ये जो तारकाय है, ये तारकाय अब कहाँ गया है, ये तारकाय अपने मध्य भाग में आ गया है। तो मध्य भाग में तारकाय आ गया, और जैसे मध्य भाग में तारकाय आ गया तो अब आपके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है प्यारे विद्यार्थियों, उस कोशिका द्रव्य के विभाजन में आपकी कोशिका बीच में से यूं संकुचन दर्शाती है। और जैसे ये बीच में से संकुचन दर्शाती है, तो संकुचन दर्शाने के कारण चूंकि जंतु कोशिका जो होती है उसकी जो लेयर होती है, ये जो लेयर है, ये जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ये बहुत लचीली होती है और ये पारगम्य झिल्ली होती है। इस कारण इस तरीके से ये संकुचन दर्शाती है, बहुत आसानी से संकुचन दर्शाती है। और संकुचन दर्शाती है बीच में से क्या हो जाती है, दो भागों में टूट जाती है। धीरे धीरे इस तरीके से ये दो भागों में टूट जाती है। और जैसे ये दो भागों में टूटती है तो अब आपके सामने जो कोशिका है वो कितनी कोशिकाएं हो गई हैं, आप यूं समझ लीजिए ये दो कोशिकाएं हैं। तो अब आपके सामने एक संतति कोशिका से कितनी कोशिकाएं प्राप्त हो गई, दो, और चार इसमें है, चार ही गुणसूत्र इसमें है। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो ये जो कोशिका है, इस कोशिका में जो संतति जो कोशिकाएं हैं, ये संतति कोशिकाओं के दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाती है। आपकी जो पितर कोशिका होती है, मातृ कोशिका जो होती है, जिसे पेरेंट सेल बोलते हैं, ये दो में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। चलिए, तो ये तो था आपका अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का चरण प्रथम। तो आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के प्रथम चरण की बात आपको जान लेनी है, ठीक है। इसके बाद इसका प्रारंभ होता है चरण द्वितीय। कौन सा चरण प्रारंभ होता है, द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। कुछ भी नहीं सोचना है, इसका जो द्वितीय चरण है ये पूर्णतः समसूत्री कोशिका विभाजन जैसा होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन जैसा होता है। तो समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इस समसूत्री कोशिका विभाजन के समान होने के कारण, उसी के इक्वल होने के कारण हम इसे समरूप कोशिका विभाजन कहते हैं, हम इसे समरूप कोशिका विभाजन कहते हैं। तो यहाँ आपको इस समरूप कोशिका विभाजन अर्थात समसूत्री कोशिका विभाजन को समझने के लिए हमारे इससे पहले के वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ध्यान से देख के उसके नोट्स बनाइए, उसके बाद आप समझेंगे कि चरण द्वितीय में किस तरीके से आपका ये कोशिका का विभाजन होता है, बिल्कुल अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपको इस दूसरे चरण को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमने कहा पढ़ लिया है, समसूत्री कोशिका विभाजन में हमने इसको पढ़ लिया है, बिल्कुल आपको कोई चिंता फिक्र नहीं करनी है। देखिए, आपका जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है, इस सब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो शब्द था, इसका इस्तेमाल फार्मर और मूरे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया था। याद रखना इस बात को, फार्मर और मूरे, ये दो वैज्ञानिक थे, फार्मर और मूरे, इन्होंने ही इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अर्थात ये शब्द फार्मर और मूरे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ये बात बहुत बार पूछता है। अब आपको अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से संबंधित और समसूत्री कोशिका विभाजन और रैसूत्री, यानी कि आपको माइटोसिस, एमाइटोसिस और मायोसिस जो है, इन मियोसिस, इनके बारे में, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, विस्तार से समझा दिया है। ये जो कोशिका विभाजन का जो चैप्टर है, इस कोशिका विभाजन के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं इस क्लास के बाद आपके साथ साझा करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएससी प्रीलिम से लेकर के यूपीएससी मेंस से लेकर के, यानी यूपीएससी से लेकर के और किसी भी स्टेट की जो वनडे एग्जाम होते हैं, वहां तक के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, जो अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को समाये हुए हैं, समेटे हुए हैं, वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप मेरे साथ इसी चैनल एग्जाम नगर के ऊपर आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अभी इसी वक्त इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना कभी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसी वक्त अभी इसे शेयर करके आप मेरी मदद करें। मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अभूतपूर्व क्रांति लाना चाहता हूं, और इस क्रांति में सबसे बड़े योद्धा के रूप में और एक वॉलंटियर के रूप में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आप मेरी मदद इसे अभी इसी वक्त शेयर करके करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
Tell me that you love me.